बार आएगा। मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो भी अकर होगा उसी को मोड कहते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो, एक डाटा सेट कैन हैव ओनली वन मोड, किसी भी डाटा सेट में सिर्फ एक ही मोड हो सकता है? नहीं। देखो क्या पता किसी डाटा सेट में मोड हो ही ना, है ना, 0 मोड हो, क्या पता 1 हो, क्या पता 2 हो, क्या पता 2 से ज़्यादा हो। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही मोड आएगा, ओनली वन मोड नहीं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यानी ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, बट सेकंड वाला इनकरेक्ट है ना। तो फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इनकरेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट ट्रू है बट सेकंड फॉल्स है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो आई होप सबका आंसर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा आपको पता है क्या होता है। तो प्राइमरी डाटा जो डायरेक्ट आप लोगों के पास जाके कलेक्ट करते हो, है ना, तो जो ओरिजिनल होते हैं वो प्राइमरी डाटा होते हैं, और जो ऑलरेडी है पहले से और हम उसमें से इंफॉर्मेशन अगर निकालते हैं तो वो सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ओरिजिनल होते हैं, है ना। तो प्राइमरी इनमें से कौन सा नहीं है बोला है? कंडक्टिंग इंटरव्यू में तो आप डायरेक्ट उस पर्सन के पास जाके इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो वो तो ओरिजिनल है, तो ये तो ओरिजिनल है, तो ये प्राइमरी होगा। तो आपको तो नॉट वाला ढूंढना है। मेकिंग क्वेश्चनियर भी आप डायरेक्ट किसी पर्सन से पूछ रहे हो, तो वो भी ओरिजिनल है, तो ये भी आपका प्राइमरी होगा। इन्होंने बोला नॉट वाला ढूंढो। रेफरिंग टू गवर्नमेंट पब्लिकेशन, यस, गवर्नमेंट पब्लिकेशन या न्यूज़पेपर से अगर आप कोई डाटा ले रहे हो तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। तो यहाँ पे सी जो है सेकेंडरी डाटा है, तो ये नॉट प्राइमरी डाटा वाला ढूंढना था, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन से हम डाटा लेते हैं वो सेकेंडरी डाटा होता है। आपको पूछा है कौन सा प्राइमरी डाटा नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो प्राइमरी है, तो नॉट वाला तो यही होगा ना, सी वाला। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया? मतलब ये नॉट है, प्राइमरी डाटा नहीं है, बट आपको नॉट वाला ही ढूंढना था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ पाई चार्ट द एंगल ऑफ ए सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू 25% ऑफ टोटल का अगर 25% किसी भी पाई चार्ट में बनाते हो तो कितना एंगल आएगा? तो आपको पता है पाई चार्ट का जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर सर्कल में टोटल कितने का एंगल होता है? टोटल होता है 360 का, है ना। तो आपको 25% निकालना है, 25/100, तो 25 से ये कट जाएगा 4 और 4 से ये कट जाएगा 90। तो 25% किसी भी सर्कल का कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो थर्ड का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 90 डिग्री। आई होप ये तो सबका ही सही होगा, 90 डिग्री बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा एंड लाइक कर देना। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक स्कूल है वो चाहता है एवरेज मार्क 500 स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स में पता करना, है ना, कि वो मतलब 500 बच्चों के इकोनॉमिक्स में मार्क्स जानना चाहता है। उन्होंने क्या करा, 500 क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में थे, तो उन्होंने क्या करा, रैंडमली 50 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया। सारे बच्चे ना ढूंढ के उन्होंने सिर्फ 50 ही स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट किया, तो उनका एवरेज मार्क्स निकाल दिया। यानी 500 का ना निकाल के उन्होंने सिर्फ 50 का निकाला। तो यानी उन्होंने कुछों को निकाला। जब भी हम कुछ सैम्पल्स को निकालते हैं तो वो कौन सा मेथड होता है, तो वो आपको पूछा गया है इसमें कि अगर वो 500 का मीन ना निकाल के सिर्फ 50 को ही ढूंढ रहे हैं, 50 का ही मीन निकाल रहे हैं, तो कौन सा मेथड है? तो जब हम बहुत बड़े डाटा में से छोटा डाटा लेते हैं तो उसे सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सैम्पलिंग मेथड। किस किस बच्चे ने इस पर टिक किया है? जब ज़्यादा हो और थोड़े से ही हम सबका निकालने का सोचे तो सैम्पलिंग मेथड होता है। बी ऑप्शन फोर्थ का आंसर है। हिंदी वाले भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझाई दिया। आंकड़ों के समूह से बहुलक वो है जो सबसे अधिक बार आता है, बिल्कुल करेक्ट है। आंकड़ों के एक समूह में केवल एक ही बहुलक होता है, ये इनकरेक्ट है। तो ये वाला सही है, गलत है, यानी कि आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड, प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधि नहीं है वाली सरकारी प्रकाशन, ये प्राथमिक नहीं होता, ये आपका द्वितीयक होता है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं वाला ढूंढना है ना, तो सरकारी प्रकाशन, सी ऑप्शन आंसर है। एक पाई चार्ट में 25% का कोण कितना होगा? 90 डिग्री का, बी ऑप्शन है इसका आंसर। एंड ये वाला समझा दी, 500 में से अगर सिर्फ 50 का ही हम औसत अंक निकाल रहे हैं तो वो आपका प्रतिदर्श विधि होता है। कौन सी विधि होती है? प्रतिदर्श विधि, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
विच स्टैटिस्टिकल टूल, अच्छा ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द एक्टिविटी विच इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन तो सबको ही पता है ना, क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जो जिससे इनकम जनरेट हो, है ना। तो इनकम जनरेट हो, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, ये सब तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन भी अर्निंग के पर्पज से हो रहा है, कंजप्शन भी और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में मनी रिलेटेड है ना। तो प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जबकि आपको नॉट वाली ढूंढनी है। तो ब्लड डोनेशन जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इसका आंसर आपको पूछा था तो सी ऑप्शन, ब्लड डोनेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्वेश्चन 5 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ब्लड डोनेशन एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो यस सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6th, विच मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इनमें से कौन सा मेथड है जिसको हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं? तो जो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है वो आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो आपको पता है ना कोफिशिएंट कोरिलेशन 3 टाइप के होते हैं, तो इसमें से प्रोडक्ट मूवमेंट वाला आपका बी ऑप्शन है। तो किस किस बच्चे ने बी ऑप्शन कार्ल पियर्सन पे टिक किया है उसी को प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा। आई होप सबका आंसर यही हो। नेक्स्ट देखो 7th, इन पास्चे इंडेक्स नंबर द वेट्स यू स्टार। जो पास्चे मेथड है इंडेक्स का, वो उसमें वेट कौन से ईयर के लिए जाते हैं? बेस ईयर क्वांटिटी के। देखो वेट बोला है ना, तो वेट है तो क्वांटिटी के होंगे ना कि प्राइस के, है ना। तो वेट यूज्ड आर बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी की सिंपल प्राइस रिलेटिव की नन। तो आपको पता है पास्चे में करंट ईयर क्वांटिटी ली जाती है। तो फॉर्मूला भी पता है ना पास्चे का, P1/P0 तो लेंगे ही। किसके बेसिस पे? Q1 की। तो ये वाला निकाला जाता है, Q1 के बेसिस पे निकाला जाता है, यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी पे, एंड साथ में N200। तो करंट ईयर क्वांटिटी पास्चे का है बी ऑप्शन। लेस्प्रे का बोलते तो बेस ईयर होता, ठीक है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है 7th का। 8th देखिए एजर्शन रीजन है। एजर्शन है अरिथमेटिक मीन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इन अ डाटा सेट। जो अरिथमेटिक मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, तो जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू अगर मैं हटा दूँ तो मीन तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि मीन तो पूरे वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर वैल्यू कम है तो कम मीन आएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा मीन आएगा, है ना। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हटा दोगे अगर आप तो मीन तो चेंज हो सकता है ना। तो इन्होंने बोला अफेक्ट होता है, यस एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होगा मीन। मीडियन अफेक्ट नहीं होती एक्सट्रीम वैल्यू से, बट मीन तो अफेक्ट होता है ना। तो यानी कि आपका एजर्शन करेक्ट है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा, अफेक्ट होगा वो। यस बिल्कुल ठीक है। रीज़न है अरिथमेटिक मीन कंसीडर ऑल वैल्यूज़ इन द डाटा सेट फॉर कैलकुलेशन। ये मैंने बताया था अभी कि ये सारी वैल्यूज़ पे ही डिपेंड करेगा। कोई भी वैल्यू अगर आप हटा दोगे तो मीन पे चेंज हो जाएगा, मीन चेंज हो जाएगा। तो यस ये एक्चुअल में इसका करेक्ट भी है और रीज़न भी है कि क्यों, क्योंकि ये सारे वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए तो ये एक्सट्रीम वैल्यू पे अफेक्ट होगा, है ना। तो इसकी वाई का आंसर भी है ये। तो एसर्शन रीज़न करेक्ट भी है एंड एक्सप्लेनेशन वाइज भी ये करेक्ट है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो 8th का आंसर ए ऑप्शन किस किस बच्चे ने टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे एसर्शन रीज़न करेक्ट भी है, ट्रू भी है एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, अगर दो वेरिएबल का कोफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू 0.85 है तो वो कोरिलेशन कैसा है? तो देखो 0.85 का मतलब पॉजिटिव तो है पक्का। अब इन्होंने बोला है कि कैसा है 0.85, आपको पता ना कितने कितने कोरिलेशन होते हैं। एक होता है 0 से 0.25, ये वीक पॉजिटिव वाले में बात कर रही हूँ, तो ये वीक होता है ना। और फिर 0.25 से 0.5 तक ये आपका कैसा होता है, ये आपका मीडियम होता है ना। और फिर 0.5 से 0.75 तक अबव मीडियम होता है, थोड़ा लार्ज होता है। और फिर 0.75 से लेके 1 तक ये आपका कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसी कैटेगरीज बटी होती है ना। और अगर करेक्ट 0 है तो फिर नो कोरिलेशन होता है ना। 0 है तो नो कोरिलेशन होगा, और अगर 1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन होगा। ये सब आपको आना चाहिए।
नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है, इसे आप पढ़ के जाना। तो यहाँ पे मेरे को 0.85 किस कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ पे इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है और साथ में पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो वीक भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव ही दिया हुआ है आंसर, है ना। तो नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है, यस बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। वीक भी नहीं है, एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन तो तब होता ना जब ये ज़ीरो होता, तो यहाँ पे एब्सेंस भी नहीं है, तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप सबने यही आंसर किया हो, 9th का आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन जनरल इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑन द बेसिस ऑफ, इन्फ्लेशन किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन एक्चुअल में कंज्यूमर को देख के किया जाता है, कंज्यूमर को कितना चेंज आ रहा है प्राइजेस में, तो CPI जो होता है वो इन्फ्लेशन को मेज़र करता है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो इन्फ्लेशन आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इफेक्ट होता है, बी ऑप्शन इसका आंसर है 10th का। नेक्स्ट है मीडियन निकालनी है डाटा। मीडियन बोला है कि ये जो डाटा सेट है 10, 14, 18, 22, X, 30, 34 एंड 38 इज़ 22 का मतलब ये मीडियन गिवन है आपको, और आपको ये मिसिंग X निकालना है। तो आपको जब मीडियन दी हुई है और X निकालना हो, तो आपको जब भी इंडिविजुअल सीरीज़ में डाटा दिया होता है तो आप मीडियन निकालने के लिए क्या करते हो, पहले ये मीडियन को हम, ये डाटा को हम असेंडिंग में लगाते हैं। अब क्योंकि मीडियन गिवन ही है हमको, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। ठीक है, तो इन सबको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। अब हमने इन्हें काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n कितना है 8 मतलब ईवन। जब ईवन होना तो मीडियन का फॉर्मूला याद रखा करो, इंडिविजुअल सीरीज़ में n का आधा करो वो वाली टर्म प्लस उसके नेक्स्ट वाली टर्म और अपॉन में उनका एवरेज मतलब 2 से डिवाइड करो। तो ये मीडियन का फॉर्मूला होता है जब इवन होता है n क्या होता है इवन। तो n कितना है 8 है ना, 8/2 यानी 4th टर्म आएगी और फिर इसका नेक्स्ट वाला 5th टर्म आएगी एंड अपॉन में 2। 4th टर्म यहाँ से देख लो कौन सी है, 1 2 3 4 ये और 5th ये है, तो ये दोनों 4th और 5th है। तो 4th 22 एंड 5th x है एंड अपॉन में 2 है एंड मीडियन आपको क्वेश्चन में गिवन थी 22 है ना। अब इसमें x के लिए सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये फ्रैक्शन है ना पूरा, तो इसे भी मैंने अपॉन में 1 लगा दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 44 और 1 से इसको करोगे तो ये एज इट इज़ आएगा। x निकालना है तो ये 22 प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 22 ही आ जाएगी। आंसर 22 किस किस बच्चे का आया कमेंट करेंगे सारे बच्चे कि हमारा आंसर ये आया। और मीडियन में ऑड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जब इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, और अगर इवन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है, और अगर ऑड होता है n तो फिर आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाता, ये वाली टर्म मीडियन, सिर्फ एक ही टर्म से मीडियन आ जाती तब। ठीक है, ये ऑड के लिए जब n क्या होगा ऑड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, फाइंड द मॉड। ये आपको एक कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ दी हुई है, इसके लिए मॉड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है मॉड कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमको क्लास इंटरवल दिया और फ्रीक्वेंसी दिया, हमने पहले से वर्टिकली अरेंज कर लिया। अब मॉड निकालना है तो हमें सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को ढूंढना पड़ेगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है ना, तो इसको आप F1 मान लो और इस पर ऐसे लाइन लगा दो। तो ये जो है हमारी मॉडल क्लास है। क्वेश्चन में पूछते अगर तो मॉडल क्लास क्या आती है हमारी, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास होता है उसे मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, ये F1 है तो इससे ऊपर वाला F0 है और इससे नीचे वाला F2 है। ये आपको F1 अगर मालूम है तो ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2। अब आपको मॉड का फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के लिए L प्लस, ये आपका 10th में भी था फॉर्मूला, F1 में से F0 को माइनस करो, अपॉन में डबल F1 में से F0 F2 को माइनस करो, इनटू में हाइट मतलब इनका गैप। तो L कितना है अभी मैंने बताया, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है L है वो 30, F1 दिख रहा है 15 है और F0 आपका 12 है और F2 आपका 10 है। ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी है। 2F1 यानी इसको मल्टीप्लाई करना है F1 से 2 को, फिर F0 F2 को माइनस करना है एंड हाइट कितना है, गैप कितना है 10 का है ना, तो विड्थ या क्लास साइज़ 10 है। पहले इस पूरे को सॉल्व कर लेना, लास्ट में 30 प्लस करना। तो 15 - 12 3 होता है,
15 जा 30, पहले मल्टीप्लाई करो 30, एंड ये कितना है 12 और 10 माइनस माइनस प्लस 22 हो गया। 30 में से 22 माइनस करो तो 8 बचेगा, तो इसको सॉल्व करके ये 8 आ रहा है। एड इनटू में 10, ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो कैंसिल कर सकते हो। 2 4 जाए 2 5 जा 10। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, और नीचे यहाँ तो कुछ नहीं है ना नीचे, तो 4 1 जा 4। तो 15/4 को डिवाइड करके देखो, ये आएगा 3.75, डिवाइड करके देख लेना। और फिर इससे 30 पे प्लस करना है। अब 30 पे प्लस करने का मतलब 30 पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद 0 लगाओ, एंड 3.75 इसके पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये ऐसे प्लस करना भी आपको आना चाहिए। तो ये आएगा 33.75। जिस पे पॉइंट ना हो उसके पॉइंट के बाद 0 लगा दिया करो, ठीक है। ये मॉड आ गया। तो ये आंसर किस किस बच्चे का आया है कमेंट करना, ये फाइनल आंसर है हमारा। तो आई होप मॉड भी सबका आंसर मैच कर रहा होगा, कमेंट ज़रूर करना मुझे। तो यहाँ पे हमारा मीडियन भी हो गया, मॉड भी हो गया। आगे के क्वेश्चंस पहले हिंदी वाले एक बार देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको आंसर बताई दी है। निम्नलिखित में गतिविधि चुने जो आर्थिक गतिविधि नहीं है, रक्तदान करना, सी ऑप्शन। किस विधि को उत्पाद आधार सहसंबंध गुणांक कहते हैं, ये है आपका कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। पाश्चर्य के सूचकांक में भार वर्तमान वर्ष अनुसार लिया जाता है, बी ऑप्शन। और एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो यानी इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक 0.85 है तो सहसंबंध कैसा है, मजबूत धनात्मक, बी ऑप्शन। सामान्य मुद्रास्फीति की गणना आधार किसके आधार पर होती है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी ऑप्शन। एंड ये मीडियन दी हुई है, एक्स निकालना अभी मैंने बताया था, एक्स आएगा आपका 22। एंड मॉड भी निकालना है आपको, तो मॉड निकालना भी बता ही दिया, ये पूरा प्रोसेस करके ये आएगा आपका 33.75। आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस है ना। तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पाई डायग्राम को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके सेक्शन बी के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये कार्ल पियर्सन का भी आंसर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, जिसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। स्पीयरमैन वाला भी उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बनेगा। स्पीयरमैन, लेस्प्रे, प्राइस इंडेक्स, ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम इसका सेक्शन बी करेंगे, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो सेक्शन बी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे रीड करना है स्टेटमेंट 1 और 2 को, और देन चेक करना है करेक्ट कौन सा है। तो व्हेन कंजप्शन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरिटी, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट राइजिंग। तो जब कंजप्शन बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सैचुरिटी का मतलब उसके बाद आप और कंज्यूम नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया आपका, तो टोटल यूटिलिटी क्या राइज करती है, नहीं। आफ्टर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिलिटी ना डिक्लाइन होना स्टार्ट करती है। ग्राफ आपने पढ़ा होगा, जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होना शुरू होती है। ये बोल रहा राइज होना शुरू होती है, तो गलत है। तो टीयू आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ना कि राइज। तो डिक्लाइन या डिक्रीज, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड ना देखो, मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में मार्जिनल यूटिलिटी को क्या आपकी मैक्सिमम होती है, नो। उस टाइम पे जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो तो MU 0 होता है, ना कि मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है आपका। तो फर्स्ट सेकंड दोनों इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो 18 का आंसर ऑप्शन बी किस किस बच्चे ने लिखा है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो वैसे तो ये TP-MP का ग्राफ है, बट TU-MU का भी कुछ ऐसा ही होता है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के बाद TU जो होता है डिक्लाइन करना शुरू करता है, और MP जो होता है ना आपका नेगेटिव चला जाता है, तो नेगेटिव जाता है, ठीक है। 0 मैक्सिमम में होता है, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, तो MU आपका नेगेटिव हो जाता है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में MU नेगेटिव, TU डिक्लाइन, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चॉइस बिटवीन प्रोड्यूसिंग ब्रेड और गन्स इन एन इकोनॉमी रिफ्लेक्ट विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जब हम ब्रेड और गन इन दोनों में से क्या प्रोड्यूस करें, इस प्रॉब्लम में फंसे होते हैं। इसकी जो चॉइस की प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को क्या कहें कि हम ब्रेड प्रोड्यूस करें कि गन प्रोड्यूस करें। तो ये प्रॉब्लम है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस वाली, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। जब हम चॉइसेस कर रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, तो व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 19 का।
किस किस बच्चे ने इस पर करेक्ट किया है इम्पोर्टेंट कमेंट कीजिएगा मुझे। 20 क्वेश्चन देखिए, एजर्शन रीज़न है मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर बनता है इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल आप बनाओ अलग अलग तो वो शार्प बनेगी, बट जो मार्केट डिमांड होता है ना फ्लैटर हो जाता है, यानी वो कम शार्प होता है, ठीक है। यानी जो इंडिविजुअल होते हैं वो तो ऐसे शार्प होते हैं, बट जो मार्केट वाला होता है वो थोड़ा फ्लैटर हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये क्यों फ्लैटर होता है? क्योंकि इन दोनों के जुड़ने से बनता है ये, है ना, तो इसलिए फ्लैटर हो जाएगा। तो यस, एजर्शन बिल्कुल ठीक है कि ये फ्लैटर होता है। एंड रीजन दे बोल रहा है कि मार्केट डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल समेशन करता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का, यह सबके सम से बनता है। तो यानी कि ये करेक्ट भी और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों फ्लैटर है, क्योंकि ये सबके समेशन से बन रहा है। तो एजर्शन रीजन करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ये इसको, ऑप्शन ए इसका आंसर है। यानी कि एजर्शन रीज़न आपके करेक्ट भी है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज लेस देन यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी है तो कौन सी सिचुएशन ट्रू है? तो इसके लिए आपको 3 टाइप पता होने चाहिए। जब भी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी तो आपको 3 फॉर्मूले आने चाहिए। पहला, इनमें रिलेशन आना चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर का प्राइस के साथ क्या रिलेशन होता है और उसके अकॉर्डिंग ईडी कैसे निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो अगर टीई आपका नॉट चेंज है, चाहे प्राइस कम हो या ज़्यादा, यानी प्राइस कम या ज़्यादा होने से टीई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इलास्टिसिटी 1 होती है, ठीक है। और अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर इन्वर्स है, यानी प्राइस बढ़ेगा और टीई कम हो जाए, या प्राइस कम हो तो टीई ज़्यादा हो जाए, यानी इन्वर्स हो, अगर टीई प्राइस के इन्वर्स हो, यानी प्राइस बढ़ेगा तो टीई घटेगा और प्राइस घटेगा तो टीई बढ़ेगा। इन्वर्स का मतलब समझते हो ना? तो अगर टीई और प्राइस इन्वर्स है तो ये ग्रेटर, ईडी क्या होती है? ग्रेटर देन 1। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस के डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, यानी प्राइस ज़्यादा तो टीई भी ज़्यादा, प्राइस कम तो टीई भी कम। तो डायरेक्टली अगर है तो फिर लेस देन 1 होता है। समझ आ गया? तो ये 3 पॉइंट आपको आने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम फिर आंसर दे देंगे। तो इन्होंने बोला लेस देन यूनिटी, यानी कि ये वाला केस बनना चाहिए, मतलब ये डायरेक्ट वाला केस बनना चाहिए, यानी ये कम तो ये भी कम, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, तब ये लेस देन बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ प्राइस फॉल कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर रहा है, तो दोनों फॉल कर रहे हैं ना, तो दोनों फॉल का मतलब डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट होगा तभी तो लेस देन 1 होगा। यस, ये वाला डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट मतलब ये गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, तो ये डायरेक्ट वाला है, यानी इसकी ईडी लेस देन 1 है। तो फर्स्ट वाला तो लेस देन 1 है, क्योंकि लेस देन यूनिटी का मतलब लेस देन 1, यस ये है। सेकेंड वाला देखो प्राइस गिर रहा है बट ये तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा है, तो ये वाला केस बन रहा है ना इन्वर्स वाला। तो इन्वर्स वाले केस में तो ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये वाला तो नहीं है सही। थर्ड वाला देखो प्राइस राइज कर रहा है, टीई फॉल कर रहा है, ये भी इन्वर्स है, ये राइज कर रहा है और ये फॉल कर रहा है, तो इन्वर्स में तो क्या होता है? ये ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये भी नहीं है। व्हेन प्राइस राइज, टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज कर रहा है, तो दोनों राइज कर रहे हैं अगर, तो दोनों राइज का मतलब डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में ये लेस देन 1 होता है, यानी कि आपका फर्स्ट वाला भी लेस देन 1 बन रहा है और फोर्थ वाला भी लेस देन 1 बन रहा है ना, क्योंकि डायरेक्ट है दोनों में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका ऑप्शन सी है। फर्स्ट भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट में ही तो जब ये डायरेक्ट होगा तभी लेस देन 1 होगा, तो डायरेक्ट ये वाला भी और ये वाला भी है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इसके दोनों करेक्ट आंसर है। फर्स्ट एंड फोर्थ यानी सी ऑप्शन इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने लगाया है टिक? बिल्कुल करेक्ट है इनके आंसर। हिंदी वाले देख लो जल्दी से। कथन 1 कथन 2 ये मैंने भी समझाया था, कुल उपयोगिता बढ़ने नहीं लगती, घटने लगती है, जब तृप्ति बिंदु आ जाता है तो घटने लगती है, तो ये गलत है। तृप्ति बिंदु पे अधिकतम होता है, सीमांत उपयोगिता नहीं, नेगेटिव होता है, तो ये भी गलत है, तो दोनों असत्य है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, रोटी और बंदूक उत्पादन के बीच में अगर चुनाव करना हो तो कैसी समस्या है? तो ये क्या उत्पादन करे की समस्या है? अभी मैंने इसे बताया, ये चपटा होता है, यस, जो बाजार में अंकर होता है चपटा होता है, और ये क्योंकि योग से बनता है, तो दोनों सही भी और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है ना। एजर्शन रीज़न दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण भी है, ए ऑप्शन आंसर है। और बाकी ये भी मैंने समझा दिया। फर्स्ट एंड फोर्थ आपका आंसर है इसका, तो यानी कि सी ऑप्शन आंसर है। आगे देखो, सबके आंसर यही आया है, कमेंट करना एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। आपको सेकंड पार्ट भी इसका जल्दी मिलेगा जिसमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को। मिस्टर एक्स
ने क्या करा, 250 यूटिल्स लिया जब उसने 5 बनाना खाए, और मार्जिनल यूटिलिटी छठे बनाना की उसकी 2.5 यूनिट थी, है ना। 5 बनाना तक खाने का उसका कितना है, 200, मतलब टोटल दिया है 5, 1 2 3 4 5 तक का टोटल आपको 200 दे दिया, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी आपको छठे की दे रखी है, तो अगर 6 तक का टीयू निकालना है तो ये 200 में ये 25 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, तो 225 आ जाएगा टीयू, क्योंकि एमयू के टोटल से बनता है ना। तो 5 तक का तो आपको टोटल दिया हुआ है और फिर छठे का आपको मार्जिनल दिया है, तो ये टीयू 6 तक का टीयू कितना आ जाएगा इसमें, ये जुड़ के 6 बनाना का क्या निकालना है आपको, टोटल यूटिलिटी निकालनी है ना, तो पूरे 6 बनाना की निकालनी है, तो 225 आएगी, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर है। स्टेटमेंट 1, फिक्स्ड फैक्टर्स डू नॉट वेरी विथ लेवल ऑफ आउटपुट। यस, फिक्स्ड नाम से ही पता चल रहा है फिक्स फैक्टर है तो वो चेंज नहीं होंगे ना, डू नॉट वेरी विथ लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि वो लेवल ऑफ आउटपुट पर डिपेंड नहीं करते। फिक्स फैक्टर है वो लेने ही लेने पड़ेंगे आपको, प्लांट लगाना ही पड़ेगा, मशीनरी लगाना ही पड़ेगा, चाहे आउटपुट हो या ना हो। तो ये फिक्स फैक्टर हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, ये वेरी नहीं करते, बिल्कुल करेक्ट है। फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, छोटी अवधि में फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी 1 साल के अंदर हम इनको चेंज नहीं करते। यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट भी करेक्ट है आपका क्वेश्चन 23 का स्टेटमेंट, सेकंड भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा, टी आर को क्यू से डिवाइड करते हैं तो एवरेज रिवेन्यू आता है। फिर हम इस टी आर को, हमें पता है टोटल रिवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, ये आपको पता होगा। टी आर किसके बराबर है, पी इंटू क्यू, और क्यू से डिवाइड भी होगा तो क्यू से क्यू कट गया, यानी ए आर आपका प्राइस के भी इक्वल है। तो ए आर का ये फॉर्मूला भी है और ए आर का ये वाला फॉर्मूला भी है, तो 2 फॉर्मूले है इसके, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही फॉर्मूले सही है। तो यहाँ पे मेरा ए आर देखो बोला है प्राइस के इक्वल है, यस बिल्कुल करेक्ट है। और टी आर डिवाइड क्यू करके भी ए आर आ रहा है आपका, तो ए भी आंसर बी भी आंसर है, तो यानी कि आंसर ए बी दोनों है, तो यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा और ये भी लगेगा, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन सी पे टिक करके आना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको सेट ऑफ इवेंट्स दी हुई है। अब इन्होंने बोला है कि इनमें से करेक्ट पेयर छांटो, यानी कि ये मैचिंग ना पहले से ऑलरेडी कर दी, बट सिर्फ एक ही करेक्ट मैचिंग की है, बाकी इनकरेक्ट है, तो हमें करेक्ट पेयर ढूंढना है। तो आपको इसके लिए ना इनकी शेप पता होनी चाहिए। टोटल फिक्स कॉस्ट का जब हम कर्व बनाते हैं तो टीएफसी का कर्व जो होता है ना, ये आपने बना के भी देखा होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट क्योंकि हर बार सेम ही है ना, तो टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व ऐसे बनता है, ये पैरेलल होता है ऐसे एक्स एक्सिस के। अगर टीवीसी की बात करूँ तो टीवीसी स्टार्ट तो यहीं से होता है, बट धीरे धीरे वो कम बढ़ता है और फिर ज़्यादा बढ़ जाता है, ये टीवीसी होता है, ठीक है। टीएफसी पैरेलल होता है और टीवीसी ऐसे ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट एस शेप का होता है, नहीं एस शेप का तो ये वाला है ना, ये तो पैरेलल है, तो ये वाला तो गलत पेयर बना रखा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, नहीं टीवीसी तो ना, वो तो टोटल फिक्स कॉस्ट ये वाला होना चाहिए था, तो ये इसका गलत लिखा है। टीवीसी आपका ऐसे बनता है ऐसे करके, तो ये गलत लिखा है। एवीसी यू शेप होता है, इन्वर्टेड यू शेप होता है, नहीं इन्वर्टेड थोड़ा ना होता है एवीसी आपका ना, सीधा यू शेप का ही होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है, ऐसा ही होता है एवीसी। तो ये ग्राफ आपको आने चाहिए थे, अगर ये आपका ऐसे तो ये इस ऐसे बनेगा। और एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस टीएफसी मैंने बोला ना आपका स्ट्रेट लाइन है, तो एएफसी कैसा है, एएफसी क्योंकि टीएफसी को क्यू से डिवाइड करके बनेगा एएफसी, तो ये तो फिक्स है, तो क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है ना, तो ये पहले बढ़ेगा फिर घटेगा धीरे धीरे, तो ये एक्स एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा एएफसी का ग्राफ। ये भले ही पैरेलल होगा बट ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। एएफसी जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्यों होता है रीज़न इसका पूछेंगे तो टीएफसी कांस्टेंट है, क्योंकि सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे क्यू तो चेंज हो रहा है बट टीएफसी कांस्टेंट है, जिसके कारण ये पहले ज़्यादा होगा फिर धीरे धीरे कम आएगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एएफसी। तो ये वाला पेयर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका 25 का। किस किस बच्चे ने इस पर टिक किया है, बाकी आपको ये ग्राफ आने चाहिए बनाने सारे। तो देखो ये ग्राफ है, टीवीसी जीरो आउटपुट पे जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से फिर ये पहले ऐसे फिर ऐसे जाता है, फिर ये जो टीएफसी होता है ये टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ना। उसके बाद अगर हम
ABC की बात करें तो ABC देखो यू शेप होता है ना। बाकी ये रिलेशनशिप भी आपको आनी चाहिए। ABC हमारा यू शेप होता है, ठीक है, और MC भी आपका यू शेप ही होता है। तो समझ आ गया। और TFC पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो इन्होंने तो बोला एस शेप होता है, ये गलत है। TVC एस शेप होता है एक्चुअल में, ये एस शेप ही तो है ना, इनवर्सली एस शेप है ये, जीरो से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। तो ये इसमें हॉरिजॉन्टल लिख दे, ये भी गलत है। ABC यू शेप नहीं, इन्वर्टेड यू शेप होता है, नहीं यू शेप होता है ABC, तो ये भी गलत है आपका। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, रीज़न भी बता दिया। तो इसका आंसर डी ऑप्शन, किस किस बच्चे ने टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 का डी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। ये नेक्स्ट देखो 26, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसमें से कौन सा परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डेफिनेशन तो सबको आता है ना। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट फॉर्म होती है जिसमें फ्री एंट्री होता है, एग्जिट फॉर्म आ भी सकती है, जा भी सकती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी इसका फीचर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर भी इसका फीचर होता है। तो आपको फीचर याद रखने हैं परफेक्ट कंपटीशन के, तो ये तीनों तो इसके फीचर है ना। तो इन्होंने बोला नॉट वाला ढूंढो, तो नॉट वाला ये है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व नहीं होता इसका डिमांड कर्व अगर हम बनाए ना, क्योंकि इसमें प्राइस होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो प्राइस सेम ही रहेगा, तो प्राइस की लाइन ना ऐसे जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और AR MR के इक्वल होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो प्राइस और AR MR ये सारे इक्वल होंगे परफेक्ट कंपटीशन में। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये इसका फीचर नहीं है। तो डी ऑप्शन नॉट वाला इसका आंसर है। 26 का आंसर डी ऑप्शन, क्योंकि इसका डिमांड कर्व ऐसा बनता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड, यानी सप्लाई का फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो सप्लाई के फैक्टर आपको पता होंगे। डिटर्मिनेंट सप्लाई किस किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे डिपेंड करती है, यस। प्राइस ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड करती है, बिल्कुल करेक्ट। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इस पे भी डिपेंड करती है। तो ये तीन तो इसके फैक्टर है। किस पे डिपेंड नहीं करती है, नॉट वाला पूछा है तो विलिंगनेस टू परचेज, ये तो किसका है, ये फैक्टर आपका डिमांड का है, ना कि सप्लाई का। सप्लाई परचेज पे थोड़ा डिपेंड करेगी। तो ए ऑप्शन इसका फैक्टर नहीं है। तो विलिंगनेस टू परचेज नॉट वाला फैक्टर है इसका, नहीं है इसका फैक्टर। तो ए ऑप्शन इसका नहीं वाला ढूंढना था। तो 27 का आंसर ए। किस किस बच्चे ने लिखा है कमेंट ज़रूर करना। तो किसके कितने MCQ सही है मुझे कमेंट करना सारे बच्चे, ठीक है। तो हिंदी वालों को भी पता चल गया होगा। इसका औसत स्थिर लागत आयताकार हाइपरबोला, ये वाला करेक्ट है, तो इसलिए डी ऑप्शन आंसर है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, ये डी ऑप्शन। नीचे की ओर झुका हुआ मांग वक्र इसकी विशेषता नहीं है। और कौन सा वस्तु की पूर्ति का निर्धारक तत्व तो नहीं है, खरीदने की इच्छा, ये नहीं है इसका निर्धारक तत्व। तो ए ऑप्शन पर टिक करना था। तो आई होप सबके आंसर सही होंगे। कमेंट करना किसके कितने कितने सही है, MCQs में कितने सही है दोनों सेक्शन में से। डाउनवर्ड होगी यानी ऊपर से कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, तो इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब MRT कांस्टेंट नहीं होता, अगर वो चेंज हो रहा होता है MRT, तब PPC की शेप कैसी होती है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है, अदरवाइज कॉनकेव होती है। बट जब कांस्टेंट होता है तो इसकी शेप लाइन हो जाती है, स्ट्रेट लाइन, और जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर वैसे पूछते PPC की शेप, अगर MRT कांस्टेंट ना हो तो कॉनकेव आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने 2-3 चीज़ें बता दी। MRT होता क्या है, PPC कर्व का स्लोप होता है, कैसे निकलता है, जिसमें लॉस हुआ है उसको ऊपर रखो, गेन को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो यहाँ पे डिमांड का फैक्टर पूछा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो डिमांड का फैक्टर है। देखो दो फैक्टर होते हैं, एक डिमांड के फैक्टर होते हैं और एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे डिमांड के फैक्टर पूछिए तो आप डिमांड फंक्शन आपको आता होगा, तो उसमें जो जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना वो सारे डिमांड के फैक्टर्स होते हैं। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड और उसके जो फैक्टर्स होते हैं, डिमांड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो डिमांड और उसके फैक्टर्स के, ये फैक्टर है, उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसे डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो डिमांड फंक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स या इट्स फैक्टर इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो। डिमांड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, फंक्शन है, डिमांड इज अ फंक्शन, किस किस का फंक्शन है, PX PR, Y मतलब इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, अगर मार्केट डिमांड है तो पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे PX क्या है, जिसकी डिमांड कर रहे हो उसी का प्राइस। PR क्या है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस। रिलेटेड गुड आपके दो होते हैं, एक होते हैं सब्सटीट्यूट और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री।
वाई मतलब इनकम होती है, टी मतलब टेस्ट होता है और ई मतलब एक्सपेक्टेशन होता है। तो इस फॉर्म में जब हम इसे लिख देते हैं तो ये डिमांड फंक्शन बन जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स फैक्टर। अब इसके अंदर हमें फैक्टर सारे दिख रहे हैं ना, तो आप सोचो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इसमें इस वाले में प्रेजेंट है। तो अवेलेबिलिटी और सब्सटीट्यूट तो इसका कोई फैक्टर नहीं है, नेचर ऑफ कमोडिटी भी इसका कोई फैक्टर नहीं है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, यस रिलेटेड गुड के अंदर सब्सटीट्यूट गुड आता है ना, तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड पे डिमांड आपकी डिपेंड करती है। तो डिमांड के फैक्टर पूछिए तो सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस या फिर खुद का प्राइस या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस या इनकम या टेस्ट या एक्सपेक्टेशन या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये सब डिमांड के फैक्टर्स होते हैं। बाकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ये वाले फैक्टर है जो ऊपर लिखे हुए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, नेचर ऑफ कमोडिटी, ये फैक्टर आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के होते हैं। तो यहाँ पे डिमांड के फैक्टर पूछे इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, रीड करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और 2। तो स्टेटमेंट 1 है मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज राइजिंग, क्या मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा राइज करता है। और सेकंड स्टेटमेंट है एवरेज प्रोडक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्ट, यानी कि टोटल प्रोडक्ट का रेट चेंज होता है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, क्यों, क्योंकि एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है, आपने जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो उसमें 3 स्टेजेस आती है ना। एक तो टीपी राइज की आती है कि वो इंक्रीजिंग रेट से राइज करता है, फिर टीपी राइज तो करता है बट डिमिनिशिंग रेट से। तो टीपी एक बार राइज करता है इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं इसको, है ना। एक बार डिक्रीजिंग रेट से या डिमिनिशिंग रेट से राइज करता है, और एक बार टीपी क्या करता है मैक्सिमम पे जाके फिर क्या हो जाता है डिक्रीज करने लगता है। तो 3 स्टेजेस आती है। तो जब टीपी राइज करता है इंक्रीजिंग रेट से तब एमपी पॉजिटिव होता है, बट जब टीपी डिमिनिशिंग रेट से राइज करता है तो फिर एमपी क्या होने लगता है, कम होने लगता है ना। और फिर जब टीपी मैक्सिमम पे जाता है तो एमपी 0 हो जाता है, और टीपी जब डिक्रीज करने लगता है तो एमपी कैसा हो जाता है, नेगेटिव। यानी एमपी प्लस भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, तो सिर्फ राइज थोड़ी ना कर रहा है, वो तो केस पे डिपेंड करेगा ना कि टीपी कैसे चेंज हो रहा है, तो एमपी भी उस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के जो 3 स्टेजेस होते हैं वो आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एमपी सिर्फ राइज नहीं करता, घटता भी है और बढ़ता भी है। कब बढ़ता है, जब टीपी राइज करता है इंक्रीजिंग रेट से, घटता कब है, जब टीपी राइज करता है डिमिनिशिंग रेट से, और लास्ट में टीपी डिक्रीज करता है तो ये नेगेटिव पे चला जाता है। तो एमपी पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला कि एमपी सिर्फ राइज ही करता है, तो ये गलत है। एमपी डिक्लाइन भी करता है ना, जब टीपी आपका डिक्लाइन करता है डिक्रीजिंग, मतलब जब टीपी 2 केसेस में, जब टीपी राइज करता है डिमिनिशिंग रेट से और टीपी डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने में तो एमपी नेगेटिव ही हो जाता है, बट टीपी जब राइज करता है डिमिनिशिंग रेट से तो एमपी उस टाइम पे राइज नहीं करता है, डिक्लाइन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बट सेकंड वाली आपको बोलिए एवरेज प्रोडक्ट रेट चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्ट है, तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको आता होगा, टीपी को क्यू से डिवाइड करते हैं, तो यस टीपी का रेट ऑफ चेंज ही तो एपी होता है ना, यानी टीपी को नंबर ऑफ यूनिट से हम डिवाइड करेंगे तो एपी निकल जाएगा। समझ आ गया, तो इससे हम निकाल सकते हैं, एपी को टीपी से डिवाइड करके निकालते हैं, जबकि टीपी को कैसे निकाल सकते हैं, एपी की हेल्प से। एपी को जब मैं नंबर ऑफ यूनिट जितनी है उससे इनटू कर दूंगी तो टीपी आ जाएगा। यानी किसी भी चीज़ का टी निकालना है तो उसको उसके ए को क्यू से मल्टीप्लाई करो, और ए निकालना है तो उसके ही टीपी, उसके ही जैसे एपी है तो टीपी को क्यू से डिवाइड करो, ए आर है तो टी आर को क्यू से डिवाइड करो। तो ये रूल आपको आना चाहिए। तो यस एपी टीपी का क्या होता है, रेट चेंज होता है। तो सेकंड वाला करेक्ट है बट फर्स्ट वाला रॉन्ग है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें ठीक है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आप याद करके जाना, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी क्या होती है। तो इसके अंदर आपको वैसे तो 3 ही पॉइंट होते हैं बट 4 याद कर लेना। जब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, टीपी इंक्रीज तो करता है बट कैसी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी उस टाइम पे राइज करता है। फिर टीपी क्या करता है सेकंड स्टेज में, इंक्रीज तो करता है बट डिमिनिशिंग रेट से, उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता, तो ये इसमें एमपी फॉल करने लगता है। और नेक्स्ट स्टेज में टीपी मैक्सिमम पे चला जाता है तो एमपी उस टाइम पे 0 पे आ जाता है, और फिर लास्ट में टीपी डिक्रीज करता है तो एमपी उस टाइम पे नेगेटिव आ जाता है।
ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं जब भी आपको टीपी और एमपी में रिलेशनशिप आए। ये रिलेशनशिप आपको जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अगर 5 मार्क्स का है तो भी लिखनी है, टेबल भी बनाना है, ग्राफ भी बनाना है और ये रिलेशनशिप भी लिखनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करना। नेक्स्ट इसका ग्राफ भी आपको आना चाहिए, वो अच्छी तरह से कर लेना। तो टीपी यानी कि सिर्फ राइज नहीं करता है, वो फॉल भी करता है, जीरो भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए स्टेटमेंट ये वाली गलत थी। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन पे आते हैं। रीड करना है एजर्शन रीजन। तो एजर्शन क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फॉलिंग। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो हमेशा फॉल करती है। यस ट्रू है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कैसे फॉल करती है। तो देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एवरेज किसी चीज़ का भी निकालना है तो उसी चीज़ का टीएफसी, एएफसी है तो टीएफसी ऊपर रखो और क्यू से डिवाइड कर दो, है ना। और आपको पता है टीएफसी क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर मैं टीएफसी के ग्राफ को देखूँ ना तो टीएफसी देखो ऐसे होता है, मतलब जितना होगा ना 10 है तो 10 पे ही चलता रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये। तो फिक्स टीएफसी एक्चुअल में क्या है? एक्सपेंडिचर होता है ये। कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंडिचर होती है किस पे? फिक्स फैक्टर पे। तो एक्सपेंडिचर किया जाता है फिक्स फैक्टर पे, उसको टीएफसी कहते हैं। तो दो फैक्टर होते हैं, एक फिक्स फैक्टर होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होता है। तो जो खर्चा फिक्स फैक्टर पे किया जाता है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, उसको टीएफसी कहते हैं। तो ये ना कांस्टेंट होता है टीएफसी, ये चेंज नहीं होता। तो टीएफसी अगर कांस्टेंट है, अब टीएफसी कांस्टेंट है बट नंबर ऑफ यूनिट तो धीरे धीरे बढ़ रही होगी ना। तो अगर ऊपर कोई चीज़ 10 है और फिर मैं उसको अगर 1 यूनिट से डिवाइड करूँगी तो 10 आएगा। बट अगर मैं उसको 10 तो सेम ही रहेगा, बट उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा ना। जो पूरा एएफसी है, अगर नीचे जब बढ़ता जाएगा वैल्यू तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो टीएफसी क्योंकि कांस्टेंट है बट क्यू तो बढ़ रहा है, क्यू बढ़ने से जो पूरा एएफसी है, ये पूरा एएफसी नीचे वाला डिनोमिनेटर जब भी बढ़ता है तो पूरी जो टर्म होती है वो घटने लगती है। तो यानी ये हमेशा क्या करेगी? फॉल करेगी, क्योंकि क्यू तो हमेशा बढ़ रहा है बट टीएफसी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए जो एएफसी का ग्राफ बनता है वो आपका हमेशा ऐसे डिक्लाइनिंग बनता है। ये एएफसी ग्राफ हमेशा नीचे जाएगा बट कभी भी जीरो नहीं होगा, ये याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं क्या एएफसी कभी जीरो होगा? तो कभी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टीएफसी कभी जीरो हो ही नहीं सकता। फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी भी जीरो नहीं होगी ना कुछ तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी ही होगी। तो एएफसी कभी जीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं होता। हाँ, बस ये है कि ये ऑलवेज फॉल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर। तो आपको ये ग्राफ भी बनाने आने चाहिए। ये मैंने एएफसी का ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे एजर्शन तो ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फॉल, तो रीज़न ठीक है। तो मैंने आपको रीज़न भी समझा दिया, क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट होता है इसलिए एएफसी हमेशा घटेगा, क्योंकि क्यू तो बढ़ रहा है तो ये एएफसी घटेगा हमेशा। अब रीज़न इन्होंने बोला है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होती है ऑल लेवल ऑफ आउटपुट की। तो ये तो मैंने अभी आपको समझाया, टीएफसी कांस्टेंट है इसी कारण से तो एएफसी गिर रहा है हमेशा। तो रीज़न भी ठीक है, एक्चुअल में रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है कि एएफसी क्यों गिर रहा है। तो रीज़न ठीक भी है, दोनों ठीक है, एजर्शन रीज़न, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन है। जब दोनों ठीक हो ना, एजर्शन भी रीज़न भी, और साथ ही साथ ये रीज़न इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों गिर रहा है, क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है। तो इसके क्यों का आंसर है, एजर्शन के क्यों का आंसर रीज़न में दे रखा है। तो इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। दोनों ठीक भी है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A producer supplied 200 unit of a good at 10 per unit. Price elasticity of supply 2 है. How many unit will the producer supply if price rises by 10%? तो यहाँ पे आपको जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आने चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल सेम ही होते हैं, बस माइनस का फ़र्क होता है। ईएस का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं ईएस के। तो देखिए ईडी निकालने का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्यू, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईडी क्या है? रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यानी कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसकी जो डिग्री है उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं परसेंटेज को खोलूँ फॉर्मूले को, तो परसेंटेज चेंज इन क्यू, चेंज की परसेंटेज निकालनी है तो चेंज को ऊपर रखना है, ओरिजिनल क्यू नीचे रखना है, इन 200। सेम ऐसी परसेंटेज चेंज इन पी निकालूँ तो चेंज इन पी को ऊपर रखोगे, ओरिजिनल पी जो होगा वो नीचे आ जाएगा, और परसेंट निकालनी है तो इन 200। अब इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, बट ये वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और क्योंकि इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है, आपको पता है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? घटती है। तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है, इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं।
तो यहाँ पे नेगेटिव साइन देना है आपको। सेम यही फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पे चेंज को अगर मेरे को इकट्ठा लिखना है तो मैं इनटू में है ना, तो ये चीज़ को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो इससे मेरा एक प्रॉपर फॉर्मूला बन जाएगा। चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। चेंज में क्यू ऊपर आएगा, पी नीचे, बट पी और क्यू में पी ऊपर आएगा और क्यू नीचे। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है ईडी का। तो दो फॉर्मूले, अगर परसेंटेज दिए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, अगर नंबर नया क्यू पुराना क्यू दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। और उसके अलावा कई बार क्या होता है, एक की परसेंटेज दी होती है, दूसरे की आपको निकालनी होती है। तो जब परसेंटेज एक की दी और दूसरे की निकालनी हो तब भी आप परसेंटेज वाला ही फॉर्मूला लगाना। मान लो इसकी परसेंटेज दी होगी तो इसकी परसेंटेज तो पुट कर देना, इसकी परसेंटेज नहीं दी तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला खोल देना। तो इसकी परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला है, इसकी परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला है ना। तो दोनों सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। सेम यही फॉर्मूला ईडी की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी लग जाता है, बस यहाँ माइनस साइन नहीं लगता, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इसके भी न्यूमेरिकल्स होंगे और इसके भी न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको निकालनी नहीं है, क्वेश्चन में दे रखी है 2, और आपको ना पूछा है कितनी सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर कि उसका प्राइस 10% राइज कर देगा। अब देखो बाय जहाँ भी दिया हो ना, राइज बाय जब दिया होता है तो वो चेंज होता है, और अगर 2 दिया होता है तो वो नया वाला या तो प्राइस होगा या नया वाला क्वांटिटी होगी। जहाँ 2 लगा हो वो न्यू वाला होता है, और जहाँ बाय लगा हो वो चेंज होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि 200 यूनिट सप्लाई कर रहा था जब 10 प्राइस था, ₹10 पर यूनिट दिया होता है तो ये प्राइस होता है। तो जब प्राइस 10 था तो यूनिट्स कितनी थी 200, तो यूनिट का मतलब क्वांटिटी। तो प्राइस ओरिजिनल प्राइस P1 कितना है पर यूनिट, जब भी दिया हो ना तो वो प्राइस होता है, और यूनिट दिया हो तो वो क्वांटिटी होती है। तो ये प्राइस ओरिजिनल 10 है और उस पर क्वांटिटी कितनी खरीद रहे थे 200। अब हमको और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको देखो ध्यान से देखो, प्राइस राइजेस बाय लगाए ना, तो मैंने कहा है बाय लगा होता है तो चेंज होता है। बाय जहाँ पे भी लगा हो तो उसका मतलब आपको चेंज दिया है, वो पी वाला चेंज भी हो सकता है, क्यू वाला चेंज भी हो सकता है। बट जब 2 लिखा हो तो या तो P2 होगा या Q2 होगा, वो समझ जाना। यूनिट लिखा है कि पर यूनिट लिखा है, पर यूनिट लिखा है तो वो P2 है, और अगर यूनिट लिखा है तो वो Q2 है। तो 2 जहाँ लगा होता है वो न्यू वाला प्राइस या क्वांटिटी होता है, बाय जहाँ लगा होता है वो चेंज इन प्राइस या चेंज इन क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब चेंज इन प्राइस तो आपको निकालना आता ही होगा, P2 माइनस P1 है ना, और चेंज है तो अपॉन में P1 नीचे आ जाएगा। चेंज इन P कैसे खोलोगे, P2 में से P1 माइनस, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, P1 की रिस्पेक्ट में, और परसेंट है तो इंटू 100। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये दिया हुआ है आपको। बट मैंने अभी आपको बोला जब परसेंटेज दी हो ना किसी एक की तो हम परसेंटेज वाला ही फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज दी है तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला ले लो, परसेंटेज चेंज इन क्यू, परसेंटेज चेंज इन पी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो माइनस साइन नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सप्लाई में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई भी तो बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में, इसको लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला समझ आ गया, जैसे डिमांड का था, बट माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। अब आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दे रखा है ना ऑलरेडी, तो इसकी जगह तो मैंने डायरेक्ट 10 पुट कर दिया, बट ये वाला परसेंटेज नहीं दिया हुआ तो मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया। इसका फॉर्मूला भी थोड़ी देर मैंने बताया था, चेंज को ऊपर रखो, ओरिजिनल क्यू को नीचे रखो, इंटू 100। चेंज कैसे निकलेगा, Q2 माइनस Q1। चेंज इन क्यू को ऊपर रखो, क्यू को नीचे रखो, इंटू 100। अब चेंज कैसे निकलेगा, बट नए में से पुराने वाला क्यू माइनस करो और ओरिजिनल क्यू नीचे रखो, इंटू 100। तो एक का परसेंटेज जब भी दिया होगा दूसरे का नहीं दिया होगा तो आप इसके परसेंटेज के फॉर्मूले को खोल दो, ठीक है। अब आपको नया वाला क्यू निकालना है क्वेश्चन में, और पुराने वाला क्यू तो दे रखा है ना 200, तो यहाँ पे पुराने वाला क्यू तो दे रखा है दोनों पे, ये वाला निकालना है। तो इसको x मान लो, x में से माइनस पुराने वाला कितना है 200, और ये पुराने वाला कितना है 200 और इंटू 100। अब ये वाला जो परसेंटेज है जो चेंज इन प्राइस का है वो कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चला जाएगा। तो ये ES कितना दिया हुआ है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 दिया है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जो परसेंटेज चेंज इन पी था ये यहाँ चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये 0 से ये 0 कट जाएगी, और फिर ये 2 भी डिवाइड हो रहा है, फिर ये भी यहाँ पे चला जाएगा। पहले तो ये जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, इसको मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये नहीं मालूम तो इसको x मान लो, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ 20 आ गया ना, ये जो 10 था ये इस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 2 दी हुई है ना। तो ये 10 जो नीचे वाला 10 है ये इसी यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 20 बन जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा x माइनस 200 अपॉन 2।
तो ये आ गया। अब ये इस 2 को फिर से ये डिवाइड में आ गया, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 यहाँ चला जाएगा और 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x के लिए सॉल्व करो, ये -200 है, नंबर है तो नंबर के पास चला जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर जाके, तो ये आ जाएगा 240, यानी नई क्वांटिटी x थी तो कितनी आ गई, वो 240 आ गई। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो 4 टाइप की मार्केट होती है, ये सबको पता होगा। परफेक्ट कंपटीशन होती है, एक मोनोपोली होती है, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, एक ओलिगोपोली होती है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको पता होना चाहिए क्या क्या फीचर्स होते हैं, सबकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो उसमें से परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक मार्केट फॉर्म है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सेलर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर भी ज़्यादा होते हैं, सेलर भी ज़्यादा होते हैं, जो कि क्या बेच रहे होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब सेम टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। और जो डिमांड होती है ना प्रोडक्ट की, वो खुद नहीं करते, ना तो बायर डिसाइड करता है ना सेलर, वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है। डिमांड और सप्लाई की जो भी मार्केट फोर्सेस होती है उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस डिसाइड होते हैं, ठीक है। डिमांड प्राइस जो डिसाइड होते हैं ना, प्राइस डिसाइड होते हैं वो मार्केट डिसाइड करती है। तो इसलिए ये इसमें कोई ना तो सेलर का कोई रोल ही नहीं है प्राइस डिसाइड करने में। तो इसलिए जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वो कैसी फॉर्म, उसमें ना प्राइस टेकर कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, प्राइस टेकर। जबकि मोनोपोली जो होती है वो प्राइस मेकर होती है। मोनोपोली में कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते, और बायर तो बहुत सारे होते हैं बट सेलर सिंगल ही होता है मोनोपोली में। तो ये तो दोनों आपको अच्छी तरह से याद करना है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। इसमें बायर और सेलर दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि मोनोपोली में सेलर सिंगल होता है, बायर ज़्यादा होते हैं। वो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, वो ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं जिनके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि प्राइस डिसाइड ही नहीं हो रहा, प्राइस फिक्स है, सेम है, तो इसलिए इसका कर्व जो होता है ना, इसका जो परफेक्ट कंपटीशन का कर्व होता है, प्राइस कर्व या डिमांड कर्व, वो प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस की लाइन ऐसे चली जाएगी। तो ये जो इसका AR कर्व है या डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व AR कर्व कोई कहते हैं, ऐसे बन जाएगा। जबकि मोनोपोली के केस में डिमांड कर्व ऐसे बनता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्राइस ना जब कम होगा ना तभी डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये इसका AR कर्व है, ये मोनोपोली का है, ये इसका है, किसका, परफेक्ट कंपटीशन का। अब आपको इसकी डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा कि कौन सी डेफिनेशन है जो परफेक्ट कंपटीशन में आ रही है। नहीं है, इन्होंने पूछा नहीं है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर तो होता है इसमें, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है लॉन्ग रन में, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा है बायर सेलर, तो इनकी एग्जिट और एंट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। जब ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है तो फर्म एंटर करने लगती है, और जैसे ही प्रॉफिट कम हो जाता है, लॉस होना शुरू हो जाता है, तो जो फर्म्स है वो एग्जिट होना शुरू हो जाती है। तो यानी कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट चलता है, कभी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं बनेगा, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं बनेगा, क्योंकि लॉस जैसे ही होगा फर्म एग्जिट करने लग जाएंगी। तो ये ऑप्शन भी नॉर्मल प्रॉफिट का भी परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें से, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, है ना। तो होमोजीनियस यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है इसका फीचर। तो आपको नॉट वाला ही तो पूछा था, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आउटपुट ऑफ ए फर्म इंक्रीजेज फ्रॉम 50 to 55 यूनिट, द टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 750 to 1100, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द 55 यूनिट का आपको निकालना है। तो इसको देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू MR आपको निकालना है। तो MR निकलता कैसे है, किसी भी चीज़ का M कैसे निकलता है, किसी भी चीज़ का, जैसे MP है, MP का MP कैसे निकालते हो आप, TP का चेंज ऊपर रखते हो और क्वांटिटी में चेंज नीचे रखते हो, ऐसे तो निकालते हो किसी भी चीज़ का M। चाहे मैं MC मार्जिनल कॉस्ट का भी निकालूँ तो चेंज इन TC ऊपर रखोगे और चेंज इन Q नीचे रखोगे। ऐसी MR का करोगे तो चेंज इन TR ऊपर रखोगे, MR है तो TR टोटल का चेंज ऊपर और क्वांटिटी का चेंज नीचे होगा। तो किसी भी चीज़ का आप M निकाल सकते हो, टोटल को क्वांटिटी के चेंज से डिवाइड करके, है ना। तो अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 50 यूनिट आउटपुट खरीदती है तो टोटल रेवेन्यू का मतलब समझते हो ना, सेल, रेवेन्यू का मतलब सेल होता है ना। जो भी फर्म प्रोड्यूसर सेल करता है उसकी सेल रिसिप्ट को रेवेन्यू कहते हैं। तो 50 यूनिट आउटपुट अगर उसने सेल किया तो उसको कितना रेवेन्यू हुआ, उसको 750 का, और जब 55 यूनिट सेल किया तो 1100 का। तो ये टेबल सा बना लिया हमने। अब मेरे को ये वाला, इस वाले यूनिट पे MR निकालना है। मान लो 50 से 51 का MR निकालना होता तो हम क्या करते थे, जो 50 का TR होता था, और मान लो 50 का TR 100 होता और 51 का TR
कितना हो जाता है, TR तो लगातार बढ़ेगा ना, क्योंकि 50 और 51 का जोड़ के नेक्स्ट TR आ जाएगा। तो 51 नंबर पे MR कैसे आता है, तो इसमें से इसको आप क्या करते हो, माइनस करते हो ना, तब तो ये कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, तो आप सीधा माइनस करके आंसर ले लेते हो MR का कि ये 20 आ जाएगा, है ना, नीचे वाला 51 वाले का। बट यहाँ पे तो गैप आ गया ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर सिर्फ माइनस नहीं करोगे कहीं, आप सिर्फ माइनस करके आंसर छोड़ दो। ये कॉन्जिक्यूटिवली थोड़ी ना है, 50 या 51 थोड़ी ना है, तो आपको ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा कि MR 55 ये नीचे वाली यूनिट का निकालना है मेरे को, तो TR का चेंज और Q का चेंज नीचे लेना पड़ेगा। TR का चेंज यानी कि इसमें से इसको माइनस करो और फिर इसमें से भी इसको माइनस करो। अगर ये 50 और 51 होता तो माइनस करते तब भी आप 1 आता, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट अभी तो ये अलग अलग है ना, कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, तो इसलिए इसके चेंज को भी आपको माइनस करना पड़ेगा। और फिर आपका ये माइनस करके कितना आ रहा है 350, और ये डिवाइड करके 5 से डिवाइड करोगे तो 70 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, C ऑप्शन। तो किसी भी चीज़ का M निकालने का तरीका क्या, उसके T को Q से डिवाइड कर दिया करो, और अगर कॉन्जिक्यूटिवली नहीं है तो सिर्फ माइनस करने से काम नहीं चलेगा, फिर आपको इसका चेंज भी नीचे रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 70 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़रूर चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो उसको अच्छी तरह से कीजिए। एंड इसका क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व हो जाएगा तो मैं उसको सॉल्यूशन कर दूंगी, तो उसको भी चेक कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ डैश जनरली क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ डैश इन द मार्केट। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मार्केट में किस फॉर्म में होता है, जिससे मार्केट में कैसी सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए, प्राइस सीलिंग, एक्सेस सप्लाई, प्राइस सीलिंग, एक्सेस डिमांड, प्राइस फ्लोर, एक्सेस डिमांड, प्राइस फ्लोर, ब्लैक मार्केटिंग। तो यहाँ पे प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर एक्चुअल में क्या होता है, मैं पहले प्राइस सीलिंग को बता देती हूँ आपको। तो देखो प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस सीलिंग वो मैक्सिमम प्राइस होता है, मैक्सिमम याद रखना, मैक्सिमम वर्ड लिखना है। प्राइस सीलिंग क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस होता है जो कि एक सेलर चार्ज करता है किससे, बायर से। एक मैक्सिमम प्राइस होता है, मैक्सिमम प्राइस विच इज सेलर कैन चार्ज फ्रॉम बायर, ठीक है। और ये हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से लेस होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस तो समझते हो ना, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, और उस इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस होता है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस किसे कहते हैं, जहाँ पे प्राइस इन विच डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल, तो उसको उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गया ना, DD कर्व ये होता है, SS कर्व ये होता है। तो जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इक्वल टू सप्लाई इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड प्राइस इन विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो जो जब इक्विलिब्रियम प्राइस मान लो ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये क्या आ गया आपका, ये डिमांड और सप्लाई जहाँ पे काटेंगे वो इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे, इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी है उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। अब अगर मैक्सिमम प्राइस किया तो यानी प्राइस बढ़ गया ना, ये ऊपर चला गया प्राइस, तो अगर प्राइस ऊपर चला गया तो देखो इस प्राइस पे डिमांड तो कम हो गई ना, इस प्राइस पे डिमांड पहले इतनी थी, डिमांड कितनी थी, ये DD कर्व कहाँ तक था, यहाँ तक था ना, इसकी डिमांड इतनी थी, बट अब डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ये DD कर्व यहाँ पे इस प्राइस पे यहाँ पे आ गया ना, तो डिमांड कम हो गई, जबकि इस प्राइस पे सप्लाई को देखो तो सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी। तो यानी कि जब ऐसा होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस लेस हो जाता है, अभी तो मैंने बड़े वाला केस बताया कि प्राइस बढ़ा दिया तो सप्लाई ज़्यादा हो गई, एक्सेस सप्लाई हो गई। बट अगर मैं प्राइस को कम कर रही हूँ तो प्राइस कम होने से देखो प्राइस कम हो गया, तो डिमांड तो क्या हुआ, डिमांड तो आपकी क्या हो गई, इस प्राइस पे नए वाले प्राइस पे डिमांड क्या हो गई, ये डिमांड यहाँ पे चली गई ना, ये बढ़ गई है डिमांड, ये बढ़ गई है, और सप्लाई यहाँ पे आ गई, ये सप्लाई तो कम हो गई। तो यहाँ पे जब भी आपका प्राइस सीलिंग होती है ना, तो ये क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस लेस चला जाता है तो इस केस में एक्सेस डिमांड हो जाती है। तो अगर प्राइस सीलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस पूछे आपसे तो एक्सेस डिमांड हो जाती है। एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्राइस से लेस होता है। प्राइस सीलिंग में प्राइस जो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से लेस होता है, इसलिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। और एक्सेस डिमांड जब हो जाएगी तो लोग डिमांड करेंगे तो ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी,
और करप्शन बढ़ेगा, है ना। तो ये इसके इफेक्ट है प्राइस सीलिंग के। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि प्राइस सीलिंग क्या होती है। प्राइस सीलिंग वो मैक्सिमम प्राइस होता है जिसको एक सेलर बायर से क्या करता है, चार्ज करता है। ये होता क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है। तो जब इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो जाएगा ना, तो देखो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम में सप्लाई तो कम हो जाएगी, ये प्राइस नीचे चला गया तो सप्लाई तो यहाँ पे आ गई ना। और जबकि इस प्राइस पे क्वांटिटी कितनी आ गई, ये इतनी आ गई, तो क्वांटिटी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई। तो यानी इसमें क्या होगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगी, जिससे ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन होगा। तो अगर प्राइस सीलिंग क्या होती है ये पूछे तो ये लिखना, और उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो प्राइस फ्लोर में इसका जस्ट उल्टा लिख दो। प्राइस फ्लोर में मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिख देना। प्राइस फ्लोर क्या होता है, फ्लोर मतलब मिनिमम, फ्लोर नीचे होता है ना, फ्लोर फर्श, फर्श कहाँ होता है, नीचे। सीलिंग कहाँ होती है, ऊपर। तो सीलिंग को मैक्सिमम से याद करो, फ्लोर को मिनिमम से याद करो। तो फ्लोर में मिनिमम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेस इक्विलिब्रियम प्राइस की बजाय अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, जो प्राइस होता है वो अबव चला जाता है। यहाँ मैक्सिमम वाले में तो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम चला जाता है, जबकि मिनिमम वाले में प्राइस फ्लोर में मिनिमम होगा, तो जो प्राइस होगा ना वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चला जाएगा। तो उस टाइम पे ये जब ऊपर चला जाएगा, ये मैंने अभी समझाया था, जब ऊपर चला जाएगा तो डिमांड तो आपकी कम हो जाएगी। ये रही डिमांड, इस प्राइस पे डिमांड कहाँ है, यहाँ है ना, लेकिन इस प्राइस पे सप्लाई कहाँ है, इतनी आ गई ना, इतनी। तो यानी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन नहीं आएगी, वहाँ पे एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। एक्सेस सप्लाई का मतलब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। तो ये मैंने आपको प्राइस फ्लोर का डायग्राम बना के बताया है, और ये एक्सेस सप्लाई, ये प्राइस सीलिंग का डायग्राम है। तो देखो प्राइस फ्लोर का अभी जो मैंने आपको समझाया था, फ्लोर है तो मिनिमम प्राइस हो जाएगा जो कि प्रोड्यूसर को दिया जाता है, कि प्रोड्यूसर को उतना तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसकी क्रॉप्स अगर ज़्यादा रेट में नहीं बिक रही है तो कम से कम एक प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मिनिमम प्राइस, जो कि प्रोड्यूसर को दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से जो फार्मर्स वगैरह उनके लिए होता है ये प्राइस फ्लोर। तो प्राइस इसमें इक्विलिब्रियम के ऊपर लेते हैं, अबव होता है तो ये मिनिमम प्राइस, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस के कहाँ होता है, ये ऊपर होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, देखो अभी मैंने आपको बताया डी कर्व ये रहा, और एसएस कर्व ये होता है ना, ये एसएस कर्व होता है, ये डी कर्व होता है। तो ये जहाँ पे इक्वल होते हैं डिमांड और सप्लाई, तो वहाँ तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट या स्टेज वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम है, अब इस इक्विलिब्रियम पे ये प्राइस था और इस इक्विलिब्रियम पे ये क्वांटिटी थी, बट जैसे ही प्राइस अबव कर देंगे इक्विलिब्रियम से, ये इक्विलिब्रियम प्राइस ये है ना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो अगर मैं प्राइस को इससे ऊपर कर दूंगी तो इस नई प्राइस पे देखो, इस नई प्राइस पे ये डिमांड कर्व यहाँ पे आया है ना, इस नई प्राइस पे यहाँ पे काट रहा है। तो देखो पहले डिमांड इतना था, अब डिमांड इतना हो गया, कम नहीं हो गया, बट सप्लाई इस वाले प्राइस पे देखो कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, यानी कि डिमांड तो कम हो गई बट सप्लाई तो बढ़ गई ना। पहले तो यहीं पे थी दोनों, डिमांड भी और सप्लाई भी, बट अब नए प्राइस पे डिमांड कम हो गई, डिमांड कर्व यहीं तक है, सप्लाई कर्व वहाँ तक है। तो डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम को एक्सेस सप्लाई कहते हैं। तो यानी कि इस केस में एक्सेस सप्लाई हो जाती है कब, जब प्राइस फ्लोर होता है। तो प्राइस फ्लोर में एक्सेस सप्लाई होगा। और ये ध्यान रखना, प्राइस फ्लोर है तो मिनिमम प्राइस होता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है, ऊपर होता है। समझ आ गया। तो और प्राइस सीलिंग क्या होती है, ये मैक्सिमम प्राइस होता है। सीलिंग का मतलब ऊपर छत होती है ना, तो ये मैक्सिमम प्राइस होता है, बट ये इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है। जब इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रेट रखते हैं ना, तो उस टाइम पे एक्सेस डिमांड हो जाती है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन होता है। तो इसके इफेक्ट पूछे तो ये होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा कि प्राइस सीलिंग से कोई एक्सेस सप्लाई आती है, नहीं, प्राइस सीलिंग से तो एक्सेस डिमांड आती है। अभी मैंने बताया ना, प्राइस सीलिंग से एक्सेस डिमांड आती है। तो ये तो गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, प्राइस सीलिंग से एक्सेस डिमांड होती है, यस ये ठीक है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्राइस फ्लोर से एक्सेस डिमांड होती है, नो, प्राइस फ्लोर से तो एक्सेस सप्लाई हो जाती है, तो ये भी गलत है। प्राइस फ्लोर से ब्लैक मार्केटिंग होती है, नो, वो तो प्राइस सीलिंग से होती है, तो यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो पहले प्राइस सीलिंग आएगा यहाँ पे और फिर आपका एक्सेस डिमांड आएगा। तो प्राइस सीलिंग से क्या क्या इफेक्ट होता है, एक्सेस डिमांड और ब्लैक मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस सीलिंग के साथ एक्सेस डिमांड तो ठीक है, बट यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग प्राइस फ्लोर के साथ लिख दी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन आपका ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं।
तो अ मार्केट फॉर अ गुड इज इन इक्विलिब्रियम इफ देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, देन व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द चेन इफेक्ट दैट विल फॉलो इन द मार्केट। तो आपको पता है कि एक मार्केट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब तब आपको पता चल गया होगा कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है। अब अगर इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में कर दी तो देखो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करने से आपको पता है ना सप्लाई का फैक्टर होता है टेक्नोलॉजी, है ना। तो अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो कॉस्ट कम आने लगती है और सप्लाई बढ़ जाती है। पढ़ा होगा अपने सप्लाई के फैक्टर्स में। तो यानी कि सप्लाई में चेंज हुआ होगा कि इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी होने से सप्लाई बढ़ गई होगी। तो सप्लाई बढ़ गई होगी तो अब इन्होंने पूछा है कि क्या क्या इफेक्ट आया होगा। तो पहला इफेक्ट तो मैंने बता ही दिया कि सप्लाई बढ़ी होगी, तो सप्लाई कर्व कहाँ चला गया होगा, राइट चला गया होगा। तो समझ आ गया, जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होती है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होती है तो क्या होता है, कॉस्ट कम आती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम आता है, क्योंकि अच्छी हो गई टेक्नोलॉजी तो कॉस्ट कम आएगी। तो कॉस्ट कम आने से क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है सेलर को, तो प्रॉफिट प्रोड्यूसर को ज़्यादा होगा, जिससे वो सप्लाई भी बढ़ा देगा। तो ये तो आपको पता है ना सप्लाई का फैक्टर होता है। टेक्नोलॉजी पे कैसे डिपेंड करती है सप्लाई, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, इंप्रूव हो गई तो सप्लाई बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड हो गई तो सप्लाई कम हो जाती है। तो यानी कि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम तो ये होता है। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, ईडीडी कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं, ये इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे ये जो प्राइस होता है इक्विलिब्रियम पे, उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। और इस प्राइस पे जो इस इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी होती है उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं, है ना। बट अगर मेरा सप्लाई इंप्रूव हो गई है तो सप्लाई इंप्रूव होने का मतलब सप्लाई कर्व ना क्या हो जाएगा, इधर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जब भी सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, आगे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर सप्लाई घट जाती है तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड यानी। तो यहाँ पे तो इंप्रूव हुई तो ये वाला कर्व जो एसएस कर्व है वो आपका आगे राइटवर्ड आ जाएगा। डीडी कर्व तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट सप्लाई कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि ये नया S1 कर्व बन गया। तो ये वाला S1 कर्व डीडी कर्व को यहाँ पे काटेगा, तो ये नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नए इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, देखो इस इक्विलिब्रियम पे प्राइस क्या हो गया, पहले ये वाला प्राइस था ना, अब ये नए इक्विलिब्रियम पे प्राइस क्या हो गया, नीचे आ गया ना, घट गया प्राइस। और इस इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी पहले ये थी, बट अब तो ये आगे चली गई, तो प्राइस घट गया, क्वांटिटी बढ़ गई इक्विलिब्रियम पे। इस इक्विलिब्रियम पे प्राइस क्या हो गया, प्राइस तो घट गया बट क्वांटिटी बढ़ गई। तो क्या क्या इफेक्ट हुआ होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया होगा, राइट, ये ठीक है पहले। उसके बाद न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कम ही तो हो गया इनिशियल से, अभी मैंने समझाया। और फिर जब ये इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाता है जब, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे देखो डिमांड तो कम हो गई। ये इक्विलिब्रियम प्राइस पे ये रहा ना, ये कौन सा कर्व है, एसएस कर्व है ना, एसएस कर्व है इस नए वाले इक्विलिब्रियम पे। तो ये कम हो गया और डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो यानी एक्सेस डिमांड आ गई होगी, है ना, कि एक्सेस सप्लाई हो गई होगी इक्विलिब्रियम प्राइस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे। अच्छा ये वाला ना, हाँ, एक्सेस सप्लाई हो गई, ये वाला सप्लाई बढ़ गई, पहले इतनी थी सप्लाई, अब सप्लाई बढ़ गई। देखो नए वाले प्राइस पे सप्लाई बढ़ चुकी है ना, ये है ना सप्लाई कर्व, तो ये बढ़ गया सप्लाई। पहले सप्लाई ये था, तो पहले इतनी सप्लाई थी, अब इस प्राइस पे यहाँ तक हो गई सप्लाई, तो सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो यानी कि एक एक्सेस सप्लाई हो गई होगी। और फिर जिससे क्या होगा, जब एक्सेस सप्लाई होती है तो सप्लाई ज़्यादा होती है, तो सेलर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। एक्सेस सप्लाई होने से सेलर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, वो प्राइस कम करते हैं, प्रेशर ऑन डाउनवर्ड चला जाता है, और तब तक जाता है जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, डिमांड और सप्लाई। तो यानी कि ये पहले से ही ऑर्डर पे लगे हुए 1 2 3 4, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 क्वेश्चन देखो, एक्सेस डिमांड में क्या कंपटीशन अमंग सेलर होता है, नो, अभी मैंने समझा एक्सेस सप्लाई में कंपटीशन अमंग सेलर होता है। तो इन्होंने कहा कि पेयर बना के दिए हुए, इन्होंने बोला कौन सा पेयर है जो करेक्ट लगा हुआ है, इनकरेक्ट लगा हुआ है। तो एक्सेस डिमांड में थोड़ी ना कंपटीशन अमंग सेलर होता है, तो ये वाला पेयर जो मैचिंग में लगा हुआ है ये गलत है, ये एक्सेस डिमांड में नहीं होता, एक्सेस सप्लाई होता है, यहाँ तो ठीक था। तो एक्सेस डिमांड में थोड़ी ना अमंग सेलर में कंपटीशन होता है, वो तो एक्सेस सप्लाई में होता है। तो ए वाला ऑप्शन हमें पहला ही दिख गया, ये गलत है, तो इसलिए आंसर इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 28 क्वेश्चन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस पूछा है। तो टोटल कॉस्ट, तो देखो टोटल कॉस्ट दो चीज़ों से बनती है, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बताई थी, एक्सपेंडिचर जो फिक्स फैक्टर पे होता है, एक्सपेंडिचर जो फिक्स फैक्टर्स पे होता है, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स पे। और टीवीसी क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो
वेरिएबल फैक्टर्स पे किया जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल फैक्टर्स। और टीसी क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, दोनों का मिला के जो होता है। तो एक्सपेंडिचर जो होता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल पे उसे टीसी कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को, है ना। और एक्सपेंडिचर जो फिक्स फैक्टर पे होता है टोटल एक्सपेंडिचर, उसको टीएफसी कहते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जो वेरिएबल फैक्टर्स पे किया जाता है उसको परचेज करने में, उनको बनाने में, तो वो टीवीसी होता है, ठीक है। तो टीसी आपका टीवीएफसी प्लस टीवीसी है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आपको बस समझाना है कि इनकी डेफिनेशन लिखनी है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख देना। और चाहो तो टीसी का ग्राफ तो कैसे बनेगा, टीएफसी का ग्राफ तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कांस्टेंट होता है टीएफसी का ग्राफ, और टीवीसी का ग्राफ डिपेंड करता है वेरिएबल फैक्टर्स पे। वेरिएबल फैक्टर का 0 है तो ये 0 से शुरू होगा, फिर ये स्लोप थोड़ा पहले कम होगा और फिर एकदम से बढ़ जाएगा, ऐसे एस शेप बनाना इसकी, ठीक है। और जो ये टीवीसी ग्राफ हो जाएगा, टीवीसी और टीसी ग्राफ ना बिल्कुल इसके पैरेलल चलेगा टीवीसी ग्राफ के, और ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये टीएफसी से स्टार्ट होगा। तो टीएफसी आपका कांस्टेंट होता है, टीवीसी नीचे से 0 से शुरू होता है और पहले इसका स्लोप कम होता है ऐसे, और फिर इसका स्लोप एकदम से बढ़ जाता है, और ये टीवीसी है। और टीसी का स्लोप, टीसी कहाँ से शुरू होता है, टीसी 0 से शुरू नहीं होता, टीसी क्योंकि इन दोनों का सम होता है ना, और ये हमेशा कांस्टेंट जुड़ रहा है इसमें, तो इसलिए ये कांस्टेंट जुड़ता है, तो इसलिए ये पैरेलल चलता है टीवीसी के बिल्कुल टीवीसी की शेप लेगा, बस यहाँ से शुरू होगा टीएफसी से, और ये इसके पैरेलल चलेगा। तो क्वेश्चन आएगा ये पैरेलल क्यों चलता है, क्योंकि ये टीएफसी और टीवीसी से मिलकर बना, और टीएफसी कांस्टेंट है इसलिए ये टीवीसी के क्या चलता है, पैरेलल चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी आप क्वेश्चंस हैं थ्योरी के, तो उनको अपने आप कवर कीजिए, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी लास्ट में, तो इनको अच्छी तरह से कीजिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, तो प्रैक्टिस कर लीजिए इनको, और प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना। तो ये मैंने थोड़ा डिटेलिंग समझा दी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और डेफिनेशंस वगैरह तो सारी याद करनी है आपको। तो चलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड लाइक भी करिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इसका सोल्यूशन मैं जो फाइनल एग्ज़ाम का पेपर होगा उसका सोल्यूशन भी आपको चैनल में मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना।